आज के महत्वपूर्ण लेक्चर में हम लोग जय हिंद एवरीवन। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पर्वत जो होंगे, साथ ही जो उधर पहाड़ियां हैं प्रायद्वीपीय भारत में, और पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में जो भी प्रमुख पासेस या फिर जो भी प्रमुख पहाड़ियां या फिर जो उनकी विविधता है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही हम लोग इसमें द्वीपीय भाग का अध्ययन भी करेंगे और रेगिस्तान के बारे में, भारतीय रेगिस्तान जो थार डिजर्ट है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे इस लेक्चर के थ्रू। अगर ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को यहाँ से। तो हमने बता दिया इंट्रोडक्शन में ही कि हम लोग क्या देखने वाले हैं इस लेक्चर के जरिए, और चलिए हम लोग इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। पहले हम लोग नोट पढ़ेंगे, फिर नोट पढ़ने के बाद मैपिंग के जरिए उसे डिस्कस करेंगे और मैपिंग के जरिए बताएंगे क्या कैसे है। फिर इसी तरह से हमारा चलेगा ये लेक्चर। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों की बात करें तो सबसे पहले अरावली श्रेणी जो है वह भी प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत ही आता है, और यह विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। साथ ही यह उत्तरी गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर अजमेर होते हुए दिल्ली रिज तक यानी दिल्ली क्षेत्र तक फैला हुआ है। ये जो पर्वत है अरावली पर्वत, वह दिल्ली तक फैला है, गुजरात राजस्थान होते हुए दिल्ली तक फैला है। ठीक है, लगभग 800 किलोमीटर के क्षेत्र में यह विस्तृत है और यह एक क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में पालनपुर से अजमेर तक ही है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये टूटा फूटा है, मतलब पालनपुर से अजमेर तक देखते हैं तो एक क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में है, लेकिन उसके बाद क्या है, यह टूटा फूटा या छोटे छोटे पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। नदियां बरस भर जल एवं पवन के सम्मिलित अपरदन के कारण यह अजमेर से दिल्ली तक कटे छटे रूप में पाया जाता है। अब जब जाएंगे दिल्ली से कभी राजस्थान की यात्रा करेंगे तो आपको अरावली के विभिन्न रेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन सब में देखेंगे छोटे छोटे पहाड़ियों के रूप में यह विस्तृत हो चुका है। जबकि आप उदयपुर या उधर वाली क्षेत्र में जाएंगे तो इसका जो ऊंचाई है कुछ ज़्यादा है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर ऊंचाई जो है इसकी वह क्रमशः कम होती जाती है। हमने बताया कि जो उदयपुर वाला क्षेत्र है उधर इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, जबकि हम उत्तर की ओर जाते हैं तो गुजरात में इसकी ऊंचाई और चौड़ाई दोनों ही ज़्यादा है। मतलब गुजरात एक बात है, गुजरात में इसकी ऊंचाई चौड़ाई ज़्यादा है, लेकिन उत्तर की ओर जाने पर क्या होता है कि इसकी ऊंचाई भी घटती है और यह समतल होती जाती है। अरावली के पश्चिम में थार मरुस्थल है, यानी अरावली जो रेंज है उसके पश्चिम में थार मरुस्थल है, और अरावली का सर्वोच्च शिखर माउंट आबू यहीं पर स्थित है। और माउंट आबू का सर्वोच्च जो चोटी है वह गुरु शिखर चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में ही स्थित है, और यहाँ सीसा, तांबा, जस्ता, एस्बेस्टस, अब्रक इत्यादि पाए जाते हैं। तो ये सारे स्थित हैं इधर। ठीक है, और दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी जो है वह माउंट आबू में स्थित है, और यहाँ पे सीसा, तांबा, जस्ता, एस्बेस्टस, अब्रक, संगमरमर, चूना पत्थर आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी पुरानी हो चुकी है। और पुरानी होने की वजह से क्या है कि इसमें जो भी खनिज थे वह ऊपर आ चुका है। ठीक है, क्योंकि इसका अपरदन हुआ है, इसलिए जो भी खनिज था वह ऊपर आ चुका है। और इस क्षेत्र में अवस्थित खेतड़ी से तांबा सिंधु सभ्यता से ही पहले से ही निकाला जाता रहा है। मतलब राजस्थान का जो खेतड़ी है वहाँ से तांबा और चांदी का खनन होता है, जानते होंगे। ठीक है, उसके बाद विंध्यन श्रेणी है। तो विंध्यन श्रेणी की बात करें तो यह श्रेणी विंध्यन जो है वह भांडेर और कैमूर के श्रेणी के रूप में गुजरात से लेकर बिहार तक विस्तृत है। कहाँ से कहाँ तक है विंध्यन श्रेणी? तो यह भांडेर कैमूर श्रेणी के रूप में गुजरात से लेकर बिहार तक विस्तृत है। विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में भ्रंशन के कारण नर्मदा भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है, अतः इसे विंध्यन कगार भी कहा जाता है, नर्मदा घाटी को। यह श्रेणी दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करती है। इस क्षेत्र में चूना पत्थर की उपलब्धता है और इसके कारण सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और नर्मदा, कर्मनासा, टोन्स आदि नदियाँ जो है
केन आदि नदियां इस क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां भी है। यह उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के मध्य जल विभाजक का भी कार्य करती है। साथ ही सतपुड़ा श्रेणी की बात करते हैं हम, ठीक है, बिंदन के बाद सतपुड़ा। अच्छा, इसे मैपिंग के जरिए हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, अभी नोट देख लेते हैं फिर मैप के जरिए इसे डिस्कस करेंगे। इस श्रेणी को गुजरात में राजपीपला हिल के मध्य प्रदेश में महादेव एवं छत्तीसगढ़ में मैकाल श्रेणी के रूप में जाना जाता है। मतलब सतपुड़ा रेंज जो ब्लॉक पर्वत है उसका विस्तार बहुत लंबा चौड़ा है, जिसे गुजरात में राजपीपला हिल, मध्य प्रदेश में महादेव हिल और छत्तीसगढ़ में मैकाल हिल या श्रेणी के रूप में जाना जाता है। यह नर्मदा एवं तापी की भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित है, अतः यह एक प्राचीन ब्लॉक पर्वत है। इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, ठीक है, जो महादेव श्रेणी में अवस्थित है। मैकाल श्रेणी का अपर्दन हो चुका है। इस श्रेणी पर अमरकंटक का पठार स्थित है, जहां से नर्मदा, सोन और महानदी निकलती है। मध्य भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी धूपगढ़ के निकट ही स्थित है। महादेव एवं मैकाल के मध्य जबलपुर गैप स्थित है। इसके बाद हम देख लेते हैं पश्चिमी घाट को। पहले चलते हैं मैपिंग पे, उसके बाद पश्चिमी घाट पे चलेंगे। तो ये हमारा देखिए, यहाँ पर बात की गई सबसे पहले अरावली रेंज की। तो अरावली रेंज कहाँ पर है, इस तरह से विस्तृत है। अरावली रेंज की बात करें तो यह गुजरात के पालनपुर से लेके और उदयपुर होते हुए दिल्ली तक फैला हुआ है, ठीक है, इस तरह से फैला हुआ है। उसके बाद विंध्यन रेंज की बात करें तो यह कैमूर की पहाड़ी के रूप में आप जानते हैं कि यह बिहार तक फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद सतपुड़ा रेंज की बात करें तो यह राजपीपला हिल गुजरात में जाना जाता है इसे, और इसी का विस्तार हम जानते हैं महादेव हिल, मैकाल हिल, ये सारी उड़ीसा तक इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया। अब फिर नोट पे चलते हैं, और नोट पे चलने के बाद फिर हम लोग मतलब पश्चिमी घाट को देखेंगे, उसके बाद मैपिंग के जरिए देखेंगे। तो पश्चिम घाट पर्वत वास्तविक पर्वत न होकर एक कगार है। कगार का अर्थ क्या हुआ, कगार मतलब ये यहाँ का भाग अगर कट गया है, इधर का भाग कट गया है, ये कगार हो गया है, ठीक है। जैसे ये भाग बना हुआ है और इधर का हिस्सा कटकर गिर गया है इधर, तो ये कगार के रूप में खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यही पश्चिमी घाट के बारे में कहा गया है कि यह एक वास्तविक पर्वत न होकर एक कगार है, क्योंकि इसके समानांतर भ्रंशन की क्रिया हुई। भ्रंशन मतलब टूटकर गिर गया है नीचे समुद्र में। पश्चिम का भाग अवतलित हो गया है तथा इसका पश्चिमी ढाल काफ़ी तीव्र है। जब उसका कगार टूटकर गिर गया है समुद्र में तो पश्चिमी ढाल काफ़ी तीव्र हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात की जा रही है इसमें, यह श्रेणी उत्तर में सूरत से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी के निकट क्रमबद्ध रूप से विस्तृत है। मतलब जो हमारा पश्चिमी घाट है वह इस तरह से विस्तृत है, जो सूरत से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह कन्याकुमारी के निकट यह क्रमबद्ध रूप से विस्तृत है, मतलब बहुत बढ़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और दक्षिण से उत्तर की ओर सामान्यतः इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। मतलब इधर ज़्यादा ऊंची है, दक्षिण में ज़्यादा ऊंची है, क्योंकि आप जानते हैं नीलगिरी हिल, कार्डमम हिल, इसी का विस्तार है, ठीक है। जबकि उत्तर में देखें तो इसका ऊंचाई बहुत कम है यहाँ पर, और इधर ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद दिया गया पश्चिम घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ एक गांठ के रूप में मौजूद है, जिसकी सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है डोडा बेटा की, ठीक है। और नीलगिरी के दक्षिण में पश्चिम घाट जो अन्नामलाई एवं कार्डमम के रूप में विस्तृत है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे नीलगिरी की बात की गई है। नीलगिरी पश्चिम घाट और पूर्वी घाट दोनों को लाकर मिला रही है एक जगह पे, और इसीलिए इसे एक गांठ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और उसकी चोटी जो है ऊंचाई वाली, उसको डोडा बेटा कहा जाता है, ठीक है। वही जब नीलगिरी के दक्षिण में पश्चिम घाट की बात करें तो वहाँ पर अन्नामलाई एवं कार्डमम के रूप में दो छोटी छोटी पर्वत श्रृंखला है, जिसे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कही जाती है, ठीक है। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो अन्नामलाई पर्वत की अनाईमुड़ी 2695 मीटर सबसे ऊंची है, ठीक है। अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है अनाईमुड़ी,
ये तो हमने देख ही लिया। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये रहा हमारा भारत और ये रहा प्रायद्वीपीय भारत। यहाँ पर बात की जा रही है कि पश्चिम घाट और पूर्वी घाट दोनों जो मिल रहा है यहाँ पर, यहीं पर स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वह दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2636 मीटर है, ठीक है। और उसके नीचे अनाईमुड़ी जो है 2695 मीटर ऊंचाई की, वह दक्षिण भारत की, मतलब यहाँ तक की सबसे ऊंचाई वाली चोटियाँ हैं अनाईमुड़ी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ के बाद अन्नामलाई के पूर्व में पालनी की पहाड़ी है, जिस पर कोडाई कनाल नामक हिल स्टेशन है। तो कोडाई कनाल नामक हिल स्टेशन कहाँ है? तो यह अन्नामलाई के पूर्व में पालनी की पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर उटकमंड या ऊटी अवस्थित है। तो ऊटी कहाँ है? ऊटी एक हिल स्टेशन भी है जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। पश्चिम घाट पर्वत पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है जो सारावती नदी पर है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो सारावती नदी पर स्थित है, ठीक है। और यह पश्चिम घाट कृष्णा, कावेरी तथा तुंगभद्रा नदियों का उद्गम स्थल है और वहीं पे जोग या गरसोप्पा जलप्रपात निकलती है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद पश्चिम घाट की बात करें तो पश्चिम घाट सह्याद्री की प्रमुख चोटियाँ कलसूबाई, महाबलेश्वर, कुद्रेमुख, दोदा बेटा, पुष्पगिरी तथा अनाईमुड़ी इत्यादि इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं। अब हम आ जाते हैं पूर्वी घाट पे। पूर्वी घाट के बारे में बताया जा रहा है कि यह एक प्राचीन मोर्टार अवशिष्ट पर्वत है जिसकी ऊंचाई पश्चिमी घाट की तुलना में कम है। तो ऊंचाई इसकी कम है। इसकी सर्वोच्च चोटी जिंदा गाडा है जिसकी ऊंचाई 1695 मीटर है। अन्य महत्वपूर्ण चोटी देखें तो महेंद्रगिरी है और इस श्रेणी का काफ़ी अपर्दन हो चुका है और अपर्दन जब हो जाएगा तो ऊंचाई बहुत घट जाएगी उसकी, ठीक है। इसलिए और यह जो क्षेत्र है यानी पूर्वी घाट का, वह गोदावरी तथा कृष्णा के मध्य समतल रूप में है, जबकि पूर्वी घाट पर्वत पर मलयागिरी, गढ़जात, नियमागिरी उड़ीसा में, नल्लामलाई, पालकोंडा आंध्र प्रदेश, जावादी सिबराय, मिलागिरी तमिलनाडु प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। और मिलागिरी पहाड़ी चंदन के बनों के लिए प्रसिद्ध है। तो मलयागिरी होना चाहिए, तो मिलागिरी लिखा गया। तो वह चंदन के बनों के लिए प्रमुख या विख्यात है। पूर्वी घाट पहाड़ी अपने मध्यवर्ती भाग में ऊंची तथा उत्तर व दक्षिण में सापेक्षतः कम ऊंची है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार की अब बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार जो है वह पुराने एवं क्रिस्टलीय अग्नि तथा रूपांतरित शैलों से निर्मित है। यह पठार गोंडवाना भूमि के टूटने व अपवाह के कारण बना है और यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकांशतः भाग पर विस्तृत है, उसे मध्य उच्च भूमि कहा जाता है, ठीक है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन इत्यादि है जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरह बहती हैं। यह उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी तथा पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग का है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर तथा मैकाल श्रृंखला इसका पूर्वी विस्तार है। इसे मैपिंग के जरिए हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व में कम ढाल वाला है। मतलब दक्षिण का जो पठार है, जो दक्कन प्लेटू हमारा, वह कैसा है? पश्चिम में ज़्यादा ऊंचा है जबकि पूर्व में कम ऊंचा है, ठीक है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी है जिसे स्थानीय रूप से मेघालय या कार्बी आंगलोंग का पठार कहा जाता है। अच्छा, दक्कन का प्लेटू का ही भाग है जो मेघालय का पठार है जिसे हम कार्बी आंगलोंग का पठार भी कहते हैं। इसी के बीच में क्या है? मालदा गैप द्वारा यह अलग हो गया है और इसी में हम जानते हैं कि हमारी गंगा, ब्रह्मपुत्र सारी नदियाँ इधर से बहकर आती हैं और नीचे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। इसी पठार पर पश्चिम से
पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतिया है। कार्बी आंगलोंग की बात की जा रही है, मेघालय पर्वत की, मेघालय पठार की, इसी में बताया गया है। यह मालदा गैप द्वारा, आपने प्रीवियस लेक्चर में अगर देखा होगा तो इसको मैपिंग के जरिए हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो मालदा गैप द्वारा छोटा नागपुर पठार से यह अलग हो रहा है और दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिम तट के समानांतर स्थित है तथा ये सतत है। इन्हें दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है तो कैसे रोड जा सकता है ऊंचाई पर, तो इसे घाटियों के माध्यम से या दर्रों के माध्यम से ही पार किया जा सकता है। जहाँ पर प्रमुख दर्रा के रूप में हम देखें तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट व सेंट कोटा दर्रा है, जिसके जरिए से आसानी से पश्चिमी घाट को पार किया जाता है। अब यहाँ पर बात की जाए थाल घाट दर्रे की, तो यह मुंबई, नागपुर, हेलो, तो देखिए यहाँ पर कुछ प्लेटू है। प्लेटू को देखें तो सबसे पहले हमें यहाँ दिख रहा है कि बुंदेलखंड का प्लेटू है। ये सेंट्रल हाईलैंड का ही पार्ट है, ये बुंदेलखंड का है। ये बघेलखंड का प्लेटू है। इधर छोटा नागपुर का प्लेटू है या छोटा नागपुर का पठार है इसे कहते हैं। इधर हमारा मालवा का पठार है और मालवा के पठार के बाद इधर विस्तृत भाग में जो बड़ा है इसे हम दक्कन प्लेटू के नाम से जानते हैं। ठीक है, दक्कन प्लेटू का ही उपविभाग है जिसे कर्नाटका प्लेटू के नाम से जाना जाता है। और तेलंगाना प्लेटू ये रहा हमारा इस तरह से। साथ ही यहाँ पर जो छोटा सा है ये दंडकारण्य प्लेटू है। तो कुछ इस रूप में इसका विकास हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो ये कार्बी आंगलोंग या शिलोंग वाला प्लेटू है। ठीक है, तो इस तरह से इसका विकास हुआ है। यहाँ पर हमने देख लिया ऐसे। अब हम पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट वाला ये हिस्सा है हमारा सारा, ये सारा पश्चिमी घाट है। ठीक है, और इधर पूर्वी घाट है। अब हम लोग चलते हैं फिर से नोट पे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे दक्कन का पठार है, पूर्वी भारत के पठार है, मध्य भारत के पठार है और काठियावाड़ का पठार है। ये सारे उपविभाग के रूप में इसे हम जानते हैं। पठारी भाग को मैपिंग के जरिए हमने देख भी लिया अच्छे से। उसके बाद अब दक्कन की पठार की बात करें तो इसे भी 4 उपविभागों में बांटा जाता है। हमने देख भी लिया इसे। रायलसीमा या दंडकारण्य का पठार इसे ही कहा जाता है। इसकी डिफिनीशन में चलें तो यह बताया गया है कि यह पठार बेसाल्टिक लावा से निर्मित है और क्रिटेशियस काल के मध्य में दरारी ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप इस पठार का निर्माण हुआ, यानी दक्कन के प्लेटू का। ठीक है, उसके बाद इस पठार पर देखें तो लावा का निक्षेप सीढ़ीनुमा परतों के रूप में हुआ है, अतः इसे दक्कन ट्रैप के रूप में भी जाना जाता है। इसके पश्चिम में लावा की मोटाई 2000 मीटर से भी अधिक है, जो पूर्व की ओर कम होती जाती है। उसके बाद बात करें तो अरे क्या गिरा रहे यार उधर तो ठीक है, उसके बाद लावा की मोटाई देखें तो 2000 मीटर से भी अधिक है, जो पूर्व की ओर कम होती जाती है। यह पठार लगभग एक सपाट है, लेकिन अनेक स्थानों पर नदियों ने पठारों को काटकर पर्वतों के रूप में इसे विकसित या पर्वतों का रूप इसे दिया है, जैसे अजंता सतमाला हिल, बालाघाट एवं हरिश्चंद्र श्रेणी। यह पठार काली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी का क्षेत्र है। तेलंगाना एवं रायलसीमा का पठार, तो इस पठार की बात करें तो यह दक्कन के पठार का ही भाग है। इसमें तेलंगाना का पठार का कुछ भाग लावा से ढका हुआ है इसे, जबकि रायलसीमा का पठार पर प्राचीन आर्कियन चट्टान के भी कुछ अवशेष देखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक का पठार, तो हमने मैपिंग के जरिए देखा कि ये भी दक्कन प्लेटू का ही भाग है, जो 2 भागों में वर्गीकृत है। इस पठार का पूर्वी भाग अपेक्षाकृत कम विषम है, अतः इसे मैदान भी कहा जाता है। कर्नाटक का पठार का पश्चिमी भाग अधिक विषम है, अतः इसे मलनाड या मलनाड के रूप में भी जाना जाता है। इसके पश्चिम भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी अवस्थित है, जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे बहुत सारा मात्रा में लौह खनन भी होता है। अब है पूर्वी भारत के पठार,
तो इसमें पूर्वी भारत के पठार में हम देखते हैं बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय व शिंगलांग का पठार। ठीक है, बघेलखंड का पठार की बात करें सबसे पहले, तो बघेलखंड का जो पठार है वह मुख्यतः छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस पठार पर रामगढ़ एवं सोनपुर की पहाड़ियाँ स्थित है। गोंडवाना क्रम की संरचना के अंतर्गत सिंगरौली एवं दूधी क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है। मतलब बघेलखंड के पठार में भी कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में स्थित दंडकारण्य का पठार काफ़ी कटा छटा है, इसे बस्तर का पठार भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला श्रेणी व अबूझमाड़ पहाड़ियों का क्षेत्र लॉ एस के सबसे समृद्धतम क्षेत्रों में से एक है। और आप जानते हैं कि बैलाडीला के खान से लौह खनन बहुत ज़्यादा होता है भारत में। इस पठार पर लौह यश के अलावा मैग्नीज, तांबा और कोयला भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। छोटा नागपुर का पठार अब देख लेते हैं। तो छोटा नागपुर के पठार की बात करें तो यह मुख्यतः झारखंड में स्थित है। इस पठार का अनेक श्रृंखलाबद्ध पठारों के रूप में विस्तृत है यह, और उत्थित संप्रदाय या संप्राय मैदान का उदाहरण माना जाता है। छोटा नागपुर का जो पठार है उसको भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, और रूर प्रदेश खास करके जर्मनी के एक क्षेत्र को बोला जाता है रूर प्रदेश, क्योंकि वहाँ पे कोयला खनन बहुत ज़्यादा होता है। और छोटा नागपुर पठार के समीप आप जानते हैं कि झारखंड में झरिया और रांची के पास बहुत आयत मात्रा में कोयला खनन होता है, इसीलिए भारत का रूर प्रदेश उसे भी कहा जाता है, झरिया या फिर रांची के क्षेत्र को। यह पठार आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों से निर्मित है, और इसलिए यह पठार धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ नदी घाटियों में कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं, और पाया जाता है तो और क्या, मतलब कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं और अभी भी विद्यमान है कोयला। हमने बताया झरिया, रांची, इन सारे क्षेत्रों में बहुत आयत मात्रा में कोयला का खनन होता है। उसके बाद है पूर्वोत्तर पहाड़ियों का एक भाग शिलांग का पठार। संरचना की दृष्टि से छोटा नागपुर पठार का ही भाग है यह, और यह पठार प्रायद्वीपीय पठार से मालदा भ्रंश के कारण अलग हुआ है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम शिलांग के पठार पर ही स्थित है, और प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वी पठारों में यह सबसे ऊंचा है। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी पठारों में यह सबसे ऊंचा है। अगर पूछते क्वेश्चन की प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी पठारों में सबसे ऊंचा कौन सा पठार है भाई, तो शिलांग का पठार है। ठीक है, उसके बाद है मध्य भारत के पठार। मध्य भारत के पठार की बात करें तो यह मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और रीवा या सतना का पठार, चारों विभाग में से वर्गीकृत किया जाता है। जैसे मेवाड़ का पठार इधर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद मालवा का पठार इधर हो जाएगा, फिर हमारा बुंदेलखंड हो जाएगा, फिर रीवा या सतना का पठार हो जाएगा। इस तरह से इसका विकास है। तो यहाँ पर मेवाड़ का पठार है। सबसे पहले मेवाड़ का पठार जो है वह मेवाड़ का पठार राजस्थान में स्थित है। यहाँ बनास नदी प्रवाहित होती है। तो बनास नदी कहाँ बहती है, तो मेवाड़ क्षेत्र में। मेवाड़ क्षेत्र का तो राजस्थान क्षेत्र में, यानी राजस्थान राज्य में। अपरदन के कारण यह तरंगित मैदान में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, यानी जो यह क्षेत्र है मेवाड़ का क्षेत्र, वह अपरदन के कारण तरंगित मैदान में, मतलब लहरनुमा मैदान में ऐसे ऐसे ये परिवर्तित हो गया है। उसके बाद मालवा का पठार है। मालवा के पठार की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और उसके बाद यह पठार बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर की ओर नदियाँ प्रवाहित होती है यहाँ से, और यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, और मालवा का पठार लगभग त्रिकोणीय आकार का है। मालवा का पठार कैसे आकार का है, यह त्रिकोणीय आकार का है। उसके बाद एक प्रमुख पठार है जिसे हम जानते हैं बुंदेलखंड के पठार के नाम से। यह मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस पठार पर चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अवनालिका अपरदन के कारण खड्ड या बिहड़ का निर्माण हुआ है। यह प्राचीन चट्टानों से निर्मित संरचना है जिसमें नीस सिस्ट ग्रेनाइट चट्टान परतदार रूप में मिलती हैं। नदियों के क्रमिक अपरदन के कारण यह संपूर्ण पठार लगभग बंजर भूमि में परिवर्तित हो गया है। उसके बाद है हमारा रीवा का पठार। तो रीवा या सतना का पठार जो है संरचना में चूना पत्थर
यहाँ मुख्य रूप से पाया जाता है, इसलिए यहाँ सीमेंट उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। वर्तमान में अनाच्छादन के कारण यह अत्यधिक निम्नीकृत हो गया है। उसके बाद है काठियावाड़ का पठार। काठियावाड़ का पठार जो है वह गुजरात में स्थित है और क्रिटेशियस काल में लावा के उद्गार के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। यह काली मृदा का क्षेत्र है। इसके दक्षिण में गिर पहाड़ियाँ हैं जो एशियाई शेरों की प्राकृतिक शरण स्थली है। और पूछा जाए आपसे कि एशियाई शेर भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो यह सिर्फ और सिर्फ गिरवन जो गुजरात में है, गिर पहाड़ियों में, तो वहीं पे पाया जाता है एशियाई लायन। ठीक है। उसके बाद है भारतीय मरुस्थल। तो हमने पठारों को देख लिया, मैपिंग के जरिए भी पठारों को देख लिया। उसके बाद भारतीय मरुस्थल की बात करते हैं। तो भारतीय मरुस्थल जो है वह भारतीय मरुस्थल मेसोजोइक काल में समुद्र का भाग था और इसकी पुष्टि अकाल में स्थित कास्ट जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाणों तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होती है। इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टानी संरचना प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार माना जाता है। ढाल के आधार पर मरुस्थल को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भाग में भाई? तो सिंध की ओर ढाल वाला और दूसरा है कच्छ के रन की ओर ढाल वाला। मतलब ये जो रेगिस्तान भी है वह भी हमारा दो तरफ का ढाल है भाई। तो ये सिंध का ढाल हो जाता है और ये कच्छ की ओर ढाल वाला क्षेत्र हो जाता है। तो यही भारत में विस्तृत है, कच्छ वाला मैदान वाला। ठीक है। और ये सिंध की ओर वाला जो ढाल है वह पाकिस्तान में हो जाता है। तो मरुस्थल के दक्षिण भाग में प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदियां लूनी नदी है। तो मरुस्थल के दक्षिण भाग में जो प्रवाहित होती है वह लूनी नदी है और क्षेत्र अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है। मतलब यहाँ से चला और चल करके समुद्र ना जा करके कहीं बीच में ही सारे जल समाप्त हो गए या सूख गया या कहीं धरती में समा गया, तो इसी को अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण कहा जाता है। लूनी नदी क्या होती है कि लूनी नदी चलती है, अजमेर के पास से निकलती है और राजस्थान के कच्छ के रन में जा कर के यह समा जाती है रेत में। ठीक है। इसी वजह से इसको अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण माना जाता है। यह नदियाँ झील या प्लाया में मिल जाती है। इन प्लाया या झीलों का जल खारा होता है जिससे नमक बनाया जाता है। देखिए, कुछ नदियाँ ऐसी भी होती है यहाँ पर जो छोटे छोटे झीलों में जाकर मिल जाती हैं। और झील में क्या होते हैं, झील में बहुत ज़्यादा पानी जाएगा, पानी तो नीचे रेत में समा जाता है, लेकिन उसके जो सैलिनिटी होती है वाटर में आया हुआ वह सारे ऊपर ही रुक जाते हैं और इसीलिए यहाँ पर नमक बनाया जाता है बहुतायत मात्रा में। ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं तटीय मैदान। तो तटीय मैदान को भी दो भागों में बांटा जाता है। उसके पहले हम देख लेते हैं तटीय मैदान का निर्माण सागरीय तरंगों के अपर्दन एवं निक्षेपण और पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। तटीय मैदान को दो मुख्य उपभागों में विभाजित किया जाता है। एक है पूर्वी तटीय मैदान और दूसरा पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। पूर्वी तटीय मैदान उभरे हुए तट का उदाहरण है और उभरा तट होने के कारण यहाँ महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई अधिक है। मतलब यहाँ बताया गया है कि जो पूर्वी तट है हमारा, ये पूर्वी घाट हो गया पूर्वी तट, तो पूर्वी तट जो है वह काफ़ी चौड़ा है, मतलब इस तरह से। ठीक है। जबकि और यहाँ के बाद गहराई बढ़ेगी। जबकि पश्चिमी तट की बात करें तो ये सडन गहराई यहाँ पे बढ़ जा रही है। ठीक है। यहाँ पे सडन गहराई बढ़ जा रही है, बहुत नीचे हो जा रहा है। तो इसकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ महाद्वीपीय मग्न तट जो है वह बहुत ज़्यादा है, जबकि पश्चिम तटीय जो क्षेत्र है उसकी महाद्वीपीय मग्न तट बहुत कम है। ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई अधिक है जिस कारण यहाँ पतनों तथा पोताश्रय का विकास कठिन है। आप जानते हैं अगर इतना दूर तक गहराई कम होगी तो बड़े बड़े जो स्टीमर होते हैं, जहाज होते हैं, वह कैसे आ पाएगा तट तक, जबकि तट ये वाला हिस्सा है हमारा तट, और तट तक आने के लिए इन सारे क्षेत्रों में पानी पर्याप्त होना चाहिए। जबकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ की चौड़ाई ज़्यादा है, इस वजह से जहाज जो है वह तट तक आ नहीं पाता है सही से। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि अधिक चौड़ाई तथा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के कारण पूर्वी तटीय मैदान कृषि की दृष्टि से अधिक विकसित है।
कृष्णा, गोदावरी एवं कावेरी डेल्टा क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। इस क्षेत्र को दक्षिण भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डेल्टाई नदियाँ जाती है, डेल्टा का निर्माण करती है और स्लोप उसका थोड़ा कम पड़ जाता है। इस वजह से क्या होता है कि नदियाँ अपनी जल जो है वह बहुत सारे क्षेत्रों में विभाजित करती हैं या बहुत सारे क्षेत्रों से ग्रहण करती है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे कुछ मैदान भी विकसित हो गए हैं। पूर्वी तटीय मैदान के चौड़े होने का मुख्य कारण नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण है, जबकि अरब सागर में गिरने वाली अधिकांश नदियाँ ज्वारनदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। देखिए, इधर की जो नदियाँ धीरे धीरे बहती हैं और बहुत सारे सहायक नदियों के साथ जल लेकर के बहती हैं। तो जब सहायक नदियाँ जल लेकर के आ रही हैं यहाँ पर, तो पता चला कि सहायक नदियों के जल के कारण इसकी जो जल वहन की क्षमता होती है वो थोड़ी घट जाती है और क्षेत्र भी बड़ा हो जाता है। इसलिए इन क्षेत्रों में विकास हुआ मैदान का, और ये बहुत उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में। कृष्णा गोदावरी डेल्टा इसी का एक प्रमुख उदाहरण है। जबकि अरब सागर की ओर गिरने वाली जो नदियां हैं वह सडन आती है और बहुत गहराई में गिर जाती हैं और वी शेप करते हुए गिरती हैं। तो यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण होता है, यानी वी शेप में ऐसे है और यहाँ नदियाँ तुरंत में गिर गई ऐसे। तो पता चला कि नदियों को डेल्टा बनाने का मौका ही नहीं मिला यहाँ पर। ठीक है, तो एस्चुरी बनाती है वो। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तट प्राकृतिक पोताश्रय के लिए अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल है। मालाबार तट पर अनेक लैगून पाए जाते हैं जिन्हें कयाल के नाम से जाना जाता है। इसमें बेम्बानाथ तथा अष्टमुडी प्रमुख है। मतलब कहा गया है यहाँ पर कि जो पश्चिम तट है हमारा, पश्चिम तट के पास जलमग्न क्षेत्र ज़्यादा है, मतलब जल बहुत गहराई तक भरा रहता है, इसलिए पोताश्रय यानी पोर्ट वगैरह बहुत आसानी से इधर बन जाते हैं। ठीक है, और साथ में बताया गया है कि मालाबार तट पर अनेक लैगून पाए जाते हैं जिन्हें कयाल के नाम से जाना जाता है। इसमें बेम्बानाथ, केरल में है बेम्बानाथ, और अष्टमुडी झील, ये दोनों प्रमुख हैं। भारत में मालाबार तट सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित रहा है। यह है पूर्वी तट पर स्थित लैगून झीलों में चिल्का तथा पुलिकट झील प्रमुख है। चिल्का झील उड़ीसा है और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। गुजरात से गोवा तक तटीय मैदान कोंकण तट और गोवा से कर्नाटक में मंगलोर तट का मैदान कन्नड़ तट कहलाता है, जबकि मंगलोर से कन्याकुमारी का तटवर्ती मैदान मालाबार तट कहलाता है। अच्छा, इसे हम मैपिंग के जरिए भी समझ लेंगे। उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदानों को उत्कल तट, कलिंग तट या उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के तटीय मैदान को कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लौटते हुए मानसून से इसी तट पर वर्षा होती है। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जैसे ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर काठियावाड़ तट कहा जाता है गुजरात से लेकर के मुंबई तक। उसके बाद इसको कहा जाता है काठियावाड़ तट, इसको कहा जाता है कोंकण तट, इसको कहा जाता है मालाबार तट। ठीक है, इधर से कहा जाएगा उत्कल तट, इधर कहा जाता है इसको उत्तरी सरकार, और इधर कहा जाता है कोरोमंडल तट। ठीक है, इस तरह से इसका नाम है। उसके बाद है द्वीप समूह। द्वीप समूह में बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी और अरब के सागर में दो ही तरफ हमारे यहाँ समुद्र है, और दोनों तरफ कौन कौन से प्रमुख द्वीप हैं इसे हम लोग देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों की कुल संख्या 572 है, और जिनमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इन द्वीपों का निर्माण विवर्तनिकी एवं ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ। ये द्वीप वास्तव में सागर में छिपे हुए मोरदार पर्वतों के शीर्ष हैं, जिनका निर्माण भारतीय प्लेट एवं यूरेशियाई प्लेट के आपस में टकराने के फलस्वरूप हुआ है। इन द्वीपों को हिमालय एवं अराकान योमा का दक्षिणी विस्तार भी माना जा सकता है, क्योंकि हिमालय का जो छिटपुट विस्तार है वो अंडमान निकोबार तक देखा जाता है। अराकान योमा का भी विस्तार सुंडा वगैरह क्षेत्र में बहुत आयत मात्रा में देखा जाता है। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सैडल पीक है या सैंडल पीक है। जबकि निकोबार की सर्वोच्च चोटी माउंट
थुलियर है। ठीक है, तो निकोबार की प्रमुख चोटी कौन सी? माउंट थुलियर। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि माउंट डियोवोली मध्य अंडमान तथा माउंट ओयोबो दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटियां हैं। ये द्वीप अरब सागर में स्थित द्वीपों की तुलना में आकार में बड़े तथा विषम हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी तथा बैरन एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला ज्वालामुखी है। भारत में नारकोंडम जो है सुषुप्त ज्वालामुखी यानी मृत ज्वालामुखी, और बैरन जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ भाई? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बंगाल की खाड़ी के तट के निकट स्थित द्वीपों में श्रीहरिकोटा, न्यू मुरे द्वीप और गंगा सागर द्वीप, रामेश्वरम तथा पंबन द्वीप प्रमुख हैं। तो श्रीहरिकोटा, न्यू मुरे द्वीप, गंगा सागर द्वीप, रामेश्वरम द्वीप तथा पंबन द्वीप प्रमुख हैं। अरब सागर के द्वीपों की बात करें तो यह लक्षद्वीप की उत्पत्ति मुख्यतः प्रवाल भित्तियों द्वारा हुई है, और मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। अम्यूनी द्वीप सर्वाधिक उत्तर में अवस्थित है। ठीक है, और वर्तमान में यह 10 द्वीप ही जल स्तर से सदैव ऊपर रहते हैं तथा शेष द्वीप उच्च ज्वार के समय जलमग्न हो जाता है। मतलब पानी का जो लहर आता है उस टाइम ये सारे द्वीप डूब जाते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या टोटल 36 है या 36 है। लक्षद्वीप गुणवत्ता युक्त नारियल के लिए प्रसिद्ध है और वहाँ पे बहुतायत मात्रा में नारियल के पेड़ होते हैं। ठीक है, अब देखिए द्वीप समूह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, हम लोग इसे देख लेते हैं पहले। तो द्वीप समूह से संबंधित अन्य तथ्य की बात करें तो इससे बराबर क्वेश्चन बनता है, तो थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी भी है इसको। ठीक है, तो देखते हैं द्वीप समूह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। जैसे हम जानते हैं 11 डिग्री चैनल, तो 11 डिग्री चैनल जो है वह उत्तर में अम्यूनी द्वीप जो लक्षद्वीप का हिस्सा और दक्षिण में कोनानोर द्वीप को अलग करता है। इसी तरह से 10 डिग्री चैनल जो है हमारा वह क्या करता है? अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के मध्य में स्थित है, मतलब अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच में स्थित है। उसी तरह से 9 डिग्री चैनल की बात करें तो यह मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल की बात करें तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय व मालदीव के मध्य में स्थित है, और डंकन पैसेज या डंकन पास जिसे कहते हैं वह लिटल या लघु अंडमान तथा दक्षिणी अंडमान के मध्य में स्थित है। कोको स्टेट की बात करें तो कोको स्टेट जो है वह उत्तरी अंडमान के मध्य में स्थित है। उसके बाद एक प्रमुख स्टेट है जिसे पाक स्टेट के तौर पे जानते हैं हम लोग, तो पाक स्टेट जो है वह भारत व श्रीलंका के मध्य में स्थित है। ठीक है, ये सारे हमने आज के प्रमुख टॉपिक देख लिए इसमें। ठीक है, और आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर इस लेक्चर का PDF PPT पाना चाहते हैं आप तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल के ज़रिए डाउनलोड कर सकते हैं इसे। और सभी को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी आने वाले आपको लेक्चर कंटिन्यूअस मिलता रहे। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।